नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में यूज होते हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। आइए टाइम वेस्ट करे बगैर हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। फ्रेंड्स, आई होप आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लिनिकल केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे जो कि पैथोलॉजी लैब में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये पूरा वीडियो सीरीज जो है इसमें चार अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें अब हम केवल फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ फोटोमेट्री डिस्कस किया, जिसमें हमने ये समझा कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं और बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स टच करेंगे कि कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बीच में क्या अंतर होता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि कलरीमीटर क्या होता है, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया था। पहले हमने डिस्कस किया था कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है तो वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव का ऊपर के हिस्से को क्रस्ट कहते हैं और नीचे के हिस्से को ट्रफ कहते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं और लैम्बडा करके जो साइन है उससे डिनोट करते हैं। हमने ये भी समझा कि पूरी वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रम है, पूरे लाइट की जो स्पेक्ट्रम है, उसे तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज ऑफ लाइट है, जिसमें 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट इसमें कवर होती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये लाइट कलर के रूप में होती है जो ह्यूमन आइज देख सकती है। और 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को हम इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट है ये 7 कलर्स में डिवाइडेड है, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं। और ये इंद्रधनुष में भी इंद्रधनुष में पाया जाता है। हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं। जैसे कि अगर हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है वो अगर रेड कलर का फॉर्म होता है, तो हम उसके अंदर रेड कलर की लाइट पास नहीं करते हैं, क्योंकि वो रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। वो एक्चुअली उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एब्जॉर्ब करता है, जो कि ग्रीन कलर है। इसी तरीके से जब हम रिएक्शन मिक्सचर से जो ब्लू कलर का हो जाता है उसके अंदर हम ऑरेंज कलर की लाइट पास करते हैं, और हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो येलो कलर का है उसमें हम पर्पल कलर की लाइट को पास करते हैं। हमने ये भी देखा कि एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा और एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा क्या होती है। एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा वो वेवलेंथ है जहां से जिस वेवलेंथ की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हमें मिलता है उसे हम लैम्डा मैक्स या एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा कहते हैं। लेकिन जिस वेवलेंथ की लाइट का हमें मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस नहीं मिलता, एब्जॉर्बेंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है लेकिन इंटरफियरिंग सब्सटेंस के एब्जॉर्बेंस को हम नलीफाई कर देते हैं, उस वेवलेंथ को हम एब्जॉर्बेंस ऑप्टिमा कहते हैं। इसके बाद हमने बियर लैम्बर्ट लॉ को स्टडी किया, जहाँ पे हमने ये देखा कि जब लाइट कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर जाती है, जो कि हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, तो या तो वो रिफ्लेक्ट होती है, या तो वो ट्रांसमिट होती है, या तो वो एब्जॉर्ब होती है, या तो वो स्कैटर होती है। हमने ये भी स्टडी किया कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शन मिक्सचर के कलर के इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करती है। ज्यादा कलर मतलब ज्यादा एब्जॉर्बेंस, कम कलर मतलब कम एब्जॉर्बेंस। जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, और जो एब्जॉर्बेंस होती है या ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली चीज ये है कि एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और दूसरा कि लाइट की पाथ लेंथ कितनी है। अगर एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वो एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा करता है लाइट का, और पाथ लेंथ भी बढ़ता है तो भी वो लाइट का एब्जॉर्बेंस ज्यादा करता है। इस तरीके से हमने बियर लैम्बर्ट लॉ के फॉर्मूला को समझा कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, या इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ। इस फॉर्मूला को हमने यूज किया अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें ग्लूकोज पता लगाना है पेशेंट सैंपल के अंदर, तो वो हम तब तक नहीं पता लगा सकते
जब तक कि हमारे पास में एक नोन वैल्यू का स्टैंडर्ड ना हो। जब हमारे पास नोन वैल्यू का स्टैंडर्ड होगा तो हम उसकी एब्जॉर्बेंस लेंगे, और अननोन वैल्यू यानी पेशेंट सैंपल की भी एब्जॉर्बेंस लेंगे, और इस फॉर्मूला में उसको डालेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू ओडी ऑफ अननोन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। हमने ये भी देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड अगर 100 मिलीग्राम परसेंट है तो उसकी ओडी हमेशा ही हमको 0.25 अप्रोक्सीमेटली आएगी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 0.25 आएगी। तो इसीलिए हमारा फैक्टर हमेशा ही हमको 400 के आसपास आना चाहिए। सो जब एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो हमें तीसरा कांस्टेंट मिलता है, और इस तीसरे कांस्टेंट को हम आमतौर पर फैक्टर कहते हैं। और इसी वजह से हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ का नया फॉर्मूला बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन इज इक्वल टू ओडी ऑफ अननोन मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। अब इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे इक्वेशन के अंदर कलरीमीटर का क्या रोल है। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कलरीमीटर का जॉब क्या है। कलरीमीटर का जॉब है एब्जॉर्बेंस को मेजर करना और हमें बताना कि एब्जॉर्बेंस कितनी हुई है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, और उस चीज को यूज करते हुए अननोन वैल्यू का कंसंट्रेशन पता लगा के देना। तो ये काम कैसे होता है, कलरीमीटर ये काम कैसे करता है? फ्रेंड्स, कोई भी कलरीमीटर के अंदर बेसिकली ये चार कंपोनेंट होते ही होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स का काम क्या है? लाइट सोर्स का काम है कि लाइट को पैदा करना या लाइट को आगे भेजना। तो यूजुअली कलरीमीटर के अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है जो कि सोर्स ऑफ लाइट होती है। अगर हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप अच्छा है तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की लाइट आगे पास ऑन करेगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो है वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर का मतलब आमतौर पर हम कलरीमीटर में इसे फिल्टर भी कहते हैं। फिल्टर का काम ये होता है कि अगर हमें बाय चांस मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें 546 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही आगे भेजना है, तो फिल्टर क्या करेगा? सिर्फ 546 नैनोमीटर की ही लाइट को वो आगे पास ऑन होने देगा, बाकी के वेवलेंथ की लाइट को वो अपने यहाँ पे ब्लॉक करके रख देगा। सो इसीलिए इसको वेवलेंथ सिलेक्टर कहते हैं, या फिल्टर भी इसी कारण की वजह से इसको कहते हैं। अगर बाई चांस हम यहाँ पर फिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम अगर प्रिज्म यूज कर रहे हैं, तो प्रिज्म जो होता है वो प्रिंसिपल होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, जो कि कंपोनेंट होता है हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, जिसे हम थोड़ा डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है क्यूवेट। क्यूवेट या फिर फ्लो सेल वो एरिया है जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट होता है हमारे एनालाइजर के अंदर। आमतौर पर ये वो एरिया होता है जहां पर रिएक्शन मिक्सचर को रखा जाता है और इसके अंदर से लाइट को पास किया जाता है, ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है। पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उसमें क्यूवेट यूज होती थी, लेकिन अब जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं मार्केट में उसमें क्यूवेट को रिप्लेस किया गया है फ्लो सेल से। लेकिन काम दोनों का यही है कि वो रिएक्शन मिक्सचर को होल्ड करके रखे। इसके बाद में जो चौथा कंपोनेंट है कलरीमीटर का वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम ये होता है कि डिटेक्टर जब लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद बची कुची लाइट जब ट्रांसमिट हो जाती है रिएक्शन मिक्सचर से, तो वो डिटेक्टर पे हिट करती है। तो डिटेक्टर के अंदर कई सारे फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल करंट चेंज होता है, जो कि वो मेजर करके हमें एक एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में डिस्प्ले करता है। तो डिटेक्टर का बेसिकली यही काम है कि ट्रांसमिटेड लाइट कितनी आई है वो उसको क्वांटिफाई करना, और उससे एब्जॉर्बेंस पता लगाना कि एब्जॉर्बेंस एक्चुअली में कितनी हुई होगी। तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने देखा कि लार्जली जो हमारे पैथोलॉजी लैब में दो तरह के कलरीमीटर्स ज्यादातर पाए जाते हैं। एक टाइप का जो कलरीमीटर होता है उसे हम कहते हैं सेमी ऑटो कलरीमीटर, और दूसरे टाइप के कलरीमीटर को हम कहते हैं फुल्ली ऑटो कलरीमीटर। सेमी ऑटो कलरीमीटर को हम सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर भी कहते हैं।
और फुल्ली ऑटो कलरीमीटर को हम फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? सेमी ऑटोमेटेड कलरीमीटर को हम सेमी ऑटोमेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलरीमीटर सिर्फ तब काम आता है जब रिएक्शन बाहर डेवलप हो चुका होता है, यानी कलर फॉर्म जो हमें करना है वो हम मशीन के बाहर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मुझे इंटरेस्ट है कि पेशेंट के सैंपल में मुझे ग्लूकोज का पता लगाना है कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब लूंगा। इस टेस्ट ट्यूब में मैं रिएजेंट ऐड करूंगा ग्लूकोज का, और उसके अंदर पेशेंट का सैंपल ऐड कर दूंगा। और सैंपल ऐड करके इसको मिक्स करके अच्छे से, और इसके अंदर से कलर फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो ये जो कलर फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जब मैं मशीन के बाहर करूंगा और इसको मैन्युअली करूंगा खुद अपने हाथों से, तो मैं एक सेमी ऑटोमेटेड कलरीमीटर का उपयोग करके इसका मेजरमेंट लूंगा कलर का। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत फुल्ली ऑटोमेटेड कलरीमीटर के अंदर हमें ये सारी एक्टिविटी बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटेड कलरीमीटर में हम केवल जो हमारा रिएजेंट है और जो पेशेंट का सैंपल है वो मशीन में ऐड कर देंगे, यानी मशीन में उसको रख देंगे, और हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर देंगे। तो यहाँ पर मशीन खुद ही क्यूवेट के अंदर रिएजेंट ऐड करती है, फिर उसके अंदर पेशेंट का सैंपल ऐड करती है, उसका रिएक्शन करती है, इंक्यूबेशन करती है, और खुद ही कलर डेवलपमेंट करती है। और कलर डेवलपमेंट के बाद उसका मेजरमेंट भी वो खुद ही करके हमको फाइनल आउटपुट या फाइनल रिजल्ट दे देती है। तो ये जो पूरा कलर डेवलपमेंट का जो पार्ट है, ये भी मशीन खुद ही अपने आप से मशीन के अंदर फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से करती है। इसलिए इसको फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर कहा जाता है। ये जो फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर होते हैं, इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ लोग इसको साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जहां पर एनालाइजर की साइज अगर छोटी है तो वो उसे टेबल के ऊपर रख दिया जाता है। लेकिन अगर एनालाइजर की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो टेबल के ऊपर नहीं रख सकते हैं, उसे जमीन के ऊपर ही खड़ी रखनी होती है। तो टेबल के ऊपर रखने वाला जो एनालाइजर है उसे हम बेंच टॉप एनालाइजर भी कहते हैं। कुछ लोग उसे टेबल टॉप एनालाइजर भी कहते हैं। और जो जमीन पे रखा हुआ एनालाइजर है, बिकॉज उसकी साइज बहुत बड़ी है, तो इन टाइप के एनालाइजर को फ्लोर स्टैंडिंग एनालाइजर भी कहा जाता है। हम इन एनालाइजर को थ्रूपुट से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। थ्रूपुट का मतलब है कि ये कितने रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा 1 घंटे के अंदर। तो अगर ये 100 टेस्ट का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है 1 घंटे में, तो हम इसे कहते हैं 100 टेस्ट पर आवर। अगर ये 200 या 400 टेस्ट करेगा 1 घंटे में, तो हम इसे 200 टेस्ट पर आवर या 400 टेस्ट पर आवर भी कहते हैं। तो हम इसे थ्रूपुट पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हम फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर को इसके मेथड से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे एनालाइजर्स होते हैं जिसमें हम रिएजेंट जो ऐड करते हैं वो केवल लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। इन टाइप के एनालाइजर्स को हम वेट केमिस्ट्री एनालाइजर भी कहते हैं। कुछ ऐसे एनालाइजर्स होते हैं जहाँ पर लिक्विड फॉर्म के रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम पाउडर वाले रिएजेंट को भी डायरेक्टली एनालाइजर में कोट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ऐसे टाइप के एनालाइजर को हम ड्राई केमिस्ट्री एनालाइजर भी कहते हैं। या फिर हम इसकी टेक्नोलॉजी के आधार पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनालाइजर्स होते हैं जहां पर एक टाइप के टेस्ट को क्लब किया जाता है और वो टाइप के टेस्ट सारे के सारे एक साथ किए जाते हैं। इस टाइप के एनालाइजर्स को हम बैच एनालाइजर भी कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे एनालाइजर्स होते हैं जहां पर एनालाइजर को कोई मतलब नहीं है कि कोई एक टेस्ट है जो एंड पॉइंट का है, उसके बाद वाला टेस्ट काइनेटिक का है, तो वो जैसे जैसे आप उसमें ऐड करते जाएंगे वैसे वो टेस्ट करता जाएगा। इस टाइप के एनालाइजर्स को हम रैंडम एक्सेस एनालाइजर्स भी कहते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग तरीके के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालाइजर को क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि बेसिकली कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एग्जैक्टली क्या अंतर होता है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लाइन के ऊपर वाली जो इमेज है वो कलरीमीटर का प्रिंसिपल है, और लाइन के नीचे वाली जो इमेज है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल है। कलरीमीटर में हमने ये देखा था कि लाइट सोर्स से जब लाइट ओरिजिनेट होगी तो वो लाइट एग्जैक्टली एक फिल्टर में फॉल करेगी।
फिल्टर में खास बात ये होती है कि वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वेवलेंथ का ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फिल्टर 546 नैनोमीटर का है, तो वो केवल 546 नैनोमीटर की लाइट को आगे पास करेगा, बाकी की लाइट को वो वहीं पे ब्लॉक कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर मशीन में अवेलेबल है, मान लीजिए वो 600 नैनोमीटर का अवेलेबल है। तो अगर कोई भी वेवलेंथ की लाइट 546 और 600 के बीच की लाइट है, और वो हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन मिक्सचर में ऐड हो, तो वो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे फिल्टर जो है 546 के बाद सीधा 600 नैनोमीटर का ही अवेलेबल है। लेकिन उसकी जगह पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिल्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्टर की जगह पे यहाँ पे एक प्रिज्म यूज कर रहा हूँ। तो प्रिज्म का क्या फंडा होता है कि प्रिज्म से जब लाइट एक तरफ से एंटर होती है और जब दूसरी तरफ से एग्जिट होती है, तो एग्जिट होने के टाइम पे वो अपने इंडिविजुअल वेवलेंथ्स में टूट जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक तरफ से लाइट जो एंटर हो रही है वो 400 से 700 की पूरी रेंज एक एंटर हो रही है एक तरफ से, तो बाय द टाइम वो जब अपोजिट एंड से एग्जिट होती है, तो वो सातों रंग में, सातों कलर्स में इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगी। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हमें कहाँ फायदा होता है? जहां पर हमें एग्जैक्टली श्योर नहीं है हम कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को हमें रिएक्शन मिक्सचर में पास ऑन करना है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सारी वेवलेंथ की लाइट को ही रिएक्शन मिक्सचर में पास ऑन करना चाहते हैं, और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दे रही है। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है कि हम सारी की सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को आगे पास ऑन कर सकें। तो इस कारण से जब हम प्रिज्म को यूज करते हैं, तो प्रिज्म डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और सारी वेवलेंथ की ही लाइट को वो आगे पास ऑन करने में मदद करता है। उसके बाद जब ये इंडिविजुअल वेवलेंथ में टूट जाती है लाइट, तब उसके बाद एक स्लिट के थ्रू ये पास होती है जो कि फिल्टर करेगा कि बाकी की वेवलेंथ को वहीं रोक दे और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो आगे पास ऑन होने दे। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ये दो डिफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ कलरीमीटर में और प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इस प्रिंसिपल की वजह से इन दोनों के एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत अंतर हमने देखने के लिए मिली है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलरीमीटर जो होता है वो यूजुअली यूवी रेंज और विजिबल रेंज के वेवलेंथ ऑफ लाइट में ही काम आने वाला होता है यूजुअली। यूवी रेंज में हम उसको 340 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट हम आईवीडी इंडस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है उसमें हम पूरे लाइट के जो स्पेक्ट्रम है वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंडली, कलरीमीटर में फिक्स्ड वेवलेंथ्स ऑफ फिल्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कलरीमीटर में 8 या 9 ही फिल्टर्स होते हैं। एक फिल्टर 340 नैनोमीटर का होता है, दूसरा सीधा 405 नैनोमीटर का होगा, तीसरा सीधा 505 का होगा, चौथा सीधा 546 नैनोमीटर का होगा। हम इसके बीच के कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर यूज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे फिक्स्ड फिल्टर्स होते हैं, फिक्स्ड वेवलेंथ वाले फिल्टर्स। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिज्म यूज होता है और वो लाइट की ग्रेटिंग करता है, जिसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो चाहे वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को आगे पास ऑन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजुअली बहुत ही नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ में काम करने वाले एप्लीकेशन के लिए होता है। जैसे कि हमारे क्लिनिकल केमिस्ट्री में, पैथोलॉजी लैब में यूवी रेंज और विजिबल रेंज से हमारा सारा टेस्ट हो चुका होता है। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम नैरो रेंज के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम काफी ब्रॉड रेंज ऑफ लाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को आगे पास ऑन करना है। इसी कारण की वजह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आमतौर पर पैथोलॉजी लैब्स में ज्यादा यूज होता है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो रिसर्च लैब्स में ज्यादा यूज होता है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंपोनेंट का क्या रोल है, इसकी वजह से कितने टाइप ऑफ कलरीमीटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं,
और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे हमें फ्यूचर के वीडियोस में काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद आप सबका। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।